Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year National Book Foundation. Chapter number 11. Topic name variation of resistance with temperature. Chapter name electricity, and it's an important topic. Not an important topic for long question, but a very short concept. You must have to learn about that. बहुत इजी सा टॉपिक है, सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होती क्या है। आपने अक्सर सुना होगा यार कि फलां चीज़ मुझे नहीं तैयार हो रही थी, मैंने इस पे बड़ी रेजिस्टेंस की है, मैंने बड़ी इस पे मज़ामत की है, बड़ी मैंने जद्दोजहद की, स्ट्रगल की है। तो रेजिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन लिखिएगा। कहते हैं द मेजर, ये सारी बातें करंट से रिलेटेड है। द मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल opposes the flow of करंट। कहते हैं कितना किसी चीज ने करंट की फ्लो को रोका है, करंट की फ्लो को रोकने में कितना किसी चीज ने मजामत की है, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। बेसिकली करंट को रोका जाता है, मजामत की जाती है, करंट के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं जिससे हम करंट को फ्लो होने से बचाते हैं या हम उसको फ्लो होने नहीं देते, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ये 10th क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब यार जैसे कंडक्टर जिसमें से करंट पास होगा ऐसा सब्सटेंस वही होगा ना जी। डिपेंड्स अपॉन बेसिकली द फिजिकल फैक्टर्स लाइक लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लास 10th में भी पढ़ा सर, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जो इसकी फिजिकल फैक्टर है। खाली इन दोनों पे नहीं डिपेंड करती, इसके अलावा भी डिपेंड करती है किस पे, एंड नॉन फिजिकल फैक्टर, और ऐसा फैक्टर जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो आप महसूस नहीं कर सकते, जो आप जिसको छू नहीं सकते, एंड नॉन फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर। कहता है कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों पे तो डिपेंड करती है, लेकिन आज सिर्फ इन दो पे नहीं, इनके अलावा एक ऐसा फैक्टर भी है नॉन फिजिकल फैक्टर जो टेम्परेचर कहलाता है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब उसका क्या डिपेंडेंस है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर वालों में डिपेंडेंस पढ़ लें जो आपकी बुक लिखती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है कि इसका हम रिलेशन निकाल देंगे। R is directly proportional to length, this is equation number 1। R is inversely proportional to area, this is equation number 2। उसने खुद कहा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो R is directly proportional to length और ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R is equals to इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करूंगा, इक्वल डालूंगा और साथ मेरे पास रो आ जाएगा। ये डेंसिटी का साइन है, इसको बेसिकली रो पढ़ते हैं और यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो रो किसके इक्वल हो जाता है, आर के साथ ए जाके मल्टीप्लाई, एल यहाँ मल्टीप्लाई ये जाके डिवाइड। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ओवर लेंथ। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ये बहुत लाजमी है, बहुत दफा ऑब्जेक्टिव में आई है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या सर, ओहम मीटर। ये अपने पास लाजमी लिखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन लाजमी करना है। इसके बाद दरअसल ऐसा है कि आपकी बुक को इस फैक्टर को डिफाइन करना नहीं चाहिए था, उसने कर दिया। जो फिजिकल फैक्टर्स है तो हमने भी कर दिया, बट फिजिकल फैक्टर्स हम पढ़ के आए थे वहाँ पे भी, कहाँ पे, क्लास 10 में। तो चले, उसने किया तो हमने भी कर दिया, ये बातें लाजमी लिखिएगा। और एक और बात जो आपकी बुक लिख रही थी उसके बारे में लाजमी करें, क्योंकि चीज जब यहाँ से बनेगी तो एमसीक्यू में कम से कम ये बात वो पूछ सकता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टर क्या होता है कि सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। रेजिस्टिविटी के किसी को मज़ामत करना, रोकना। अब जब रेजिस्टिविटी का उलट क्या होगा कि करंट को मजीद तेजी से फ्लो कराना। मैं आपको रोक रहा हूँ, अगर मैं आपको ना रोकूं तो आप मजीद, अब देखें जिस चीज को रोका जाता है ना, तो वो, मैं अगर किसी को यहाँ पे रोक रहा हूँ, मैं उसको फोर्स लगा के रोक रहा हूँ, तो वो जोर लगा रहा है बट मैं उसको रोक रहा हूँ। जैसे ही मेरी जोर भी है, मेरी फोर्स यहाँ से हट जाएगी ना, तो वो तेजी में आगे निकल जाएगा। इस चीज को आप मानते हैं? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और इसकी SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओहम पर मीटर। ठीक है जी। और इसको एंड साइमन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस तरफ आई भी है। और इसको साइमन्स भी कहते हैं, SIEMENS, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोसिटी कंडक्टिविटी कहलाता है और उसकी यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, और साइमन भी कहा जाता है। अब हम टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में दो बातें और जब इसको इख्तिताम करते हैं, समझा देते हैं आपको। कहता है एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जहां से आप इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं उसका कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एटम्स वाइब्रेट्स फास्टर। तो जो उसके बीच में एटम्स हैं वो क्या करेंगे? फास्टर वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे एंड इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए मिसाल के तौर पे, ये आपके पास एक कंडक्टर है, फर्ज करते हैं इसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें आपको क्या है, कोई यहाँ जा रहा 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 है, किसी की डायरेक्शन इस साइड पे। ठीक है, अभी इसको आपने लेंथ और एरिया ऑफ सेक्शन को छोड़ दिया, नॉन फिजिकल फैक्टर की बात करें। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने इसके टेम्परेचर इंक्रीज किया। फॉर एग्जाम्पल जी, पहले 10 केल्विन की, मैं वैसे मिसाल देता हूँ, 10 केल्विन की टेम्परेचर पड़ा था, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसके जो एटम्स है ना, वो वाइब्रेशन एकदम इधर उधर जिग-जैग मोशन उनकी बढ़ गई। जाहिर सी बात है, आप मिसाल ले लें कि आपका हाथ जल रहा हो ना, तो आप फौरन से अपने हाथ को इधर उधर करते हैं और अपने हाथ को बचाने की कोशिश करते हैं, यार ये जल रहा है। तो इसी तरह उसने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसने एटम वाइब्रेट फास्टर होना शुरू हो गया और उसी से एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, लिखिएगा, कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस, टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई। कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस रिजल्टिंग इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब देखिए, जब टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, पॉसिबिलिटी पर, प्रोबेबिलिटी बेसिकली पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या हुआ, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो फिर वो यहाँ से आसानी के साथ करंट को फ्लो होने नहीं देंगे। टेम्परेचर को बढ़ने से मज़ामत बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा हुआ, पहले तो ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेट तो पहले भी हो रहे थे, ये नहीं था कि इनमें वाइब्रेशन नहीं थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले भी वाइब्रेट हो रहे थे, लेकिन पहले थोड़ा सा उसकी वाइब्रेशन स्लो थी, कोलिजन थोड़ी सी स्लो थी। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अंदर चले हो जाएंगे, ये एक दूसरे इधर वाइब्रेट, एक दूसरे से मतलब टकराना शुरू हो जाएंगे। जब ये टकराएंगे ना, तो फिर वो करंट को इतनी आसानी से यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस रिजल्टिंग इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और ये बात आखिर में लिखिएगा, if temperature is low, electrons easy to move। अगर टेम्परेचर कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर जाएंगे। इफ टेम्परेचर इज हाई, और अगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ टेम्परेचर इज हाई, इलेक्ट्रॉन्स, इफ टेम्परेचर इज लो, इलेक्ट्रॉन इजी टू मूव, और इफ टेम्परेचर इज हाई, इलेक्ट्रॉन हार्ड टू मूव। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम है, एटम कम वाइब्रेट हो रहे हैं, एटम कम वाइब्रेट हो रहे हैं, तो करंट आराम से गुजर रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, एटम की वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से वो करंट को मजीद मजामत करेंगे, उसको गुजरने आसानी से नहीं देंगे। छोटा सा टॉपिक था, छोटा कंसेप्ट था, उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। दुआओं में ना याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।